हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं और इनके सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में लाऊंगा। पहले पार्ट में मैं डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और इनके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और दूसरा पार्ट इनके सस्टेनेबल सॉल्यूशन के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफॉरेस्टेशन सभी इन्वायरमेंटल इश्यूज में से एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसका सामना इस समय पूरी दुनिया कर रही है। इसकी वजह ह्यूमंस द्वारा फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में बदलना है, जिससे फॉरेस्ट कवर काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। वनों की कटाई तब होती है जब नेचुरली पाए जाने वाले ट्रीज लैंड को ह्यूमंस डिमांड पूरा करने के लिए किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है और उस फॉरेस्ट लैंड के पेड़ों को साफ कर दिया जाता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण 1990 से 2015 तक ग्लोबल फॉरेस्ट कवर में 3.16% की कमी आई है। हालांकि इंडिया के टोटल फॉरेस्ट कवर में 1% का इंक्रीमेंट देखा गया है, फिर भी देश के कुछ भागों में फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है। इंडिया में फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी स्टेट में आई है पिछले कुछ दशकों में, तो वो है असम। फॉरेस्ट कवर में कमी आने के कारणों में से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रोटेशनल फेलिंग, अनबायोलॉजिकल प्रेशर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट लैंड का किसी अन्य रूप में इस्तेमाल करना मुख्य कारण है। पेड़ों की लगातार अवैध कटाई के कारण देश के माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सोल क्वालिटी, बायोडिवर्सिटी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, जिससे कंट्री की सिचुएशन अनइवेंटफुल इंसिडेंट के लिए ज़्यादा वनरेबल हो गई है। लगातार फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अन्य विकल्पों, प्लांटेशन को बढ़ावा देना, सर्टिफाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, इस तरह कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें वनों की कटाई की दर को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। बैकग्राउंड देखते हैं। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, बट इसके फंक्शन को अस्थायी बनाए रखने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। इंडिया में वनों के रिसोर्सेज का उपभोग बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फॉरेस्ट कवर एरिया में न केवल कमी आई है बल्कि काफ़ी खतरनाक रेट से परमानेंटली लॉस भी हुआ है। इन सब की मेन वजह अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिससे लकड़ी और वन उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि देखी गई है। ह्यूमन्स नीड को पूरा करने के लिए वनों की सस्टेन्ड यील्ड से अधिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण नेट फॉरेस्ट कवर में बदलाव आया है। पॉपुलेशन वृद्धि की वर्तमान दर के साथ अगले 30 से 35 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.6 बिलियन से 10 बिलियन होने की संभावना है। इस पीरियड के दौरान फूड की बढ़ती मांग में 50% की वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, जो कि सीरियस कंसर्न का विषय है। वनों का बड़े पैमाने पर कटाई और बड़े पैमाने पर स्पीशीज विलुप्त होने से रोकने के लिए वन संसाधनों का रेशनल यूटिलाइजेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। बढ़ती मांग और मांग को सस्टेनेबल रूप से पूरा करने के बीच के लिंक्स को खोजना जरूरी है। भविष्य में इस लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टडीज़ का फोकस जंगलों के प्रिंसिपल, इकोलॉजी को रिस्टोर करने और नेचुरल रिसोर्सेज के आर्थिक सिद्धांतों को समझने में होना चाहिए।
वनों की कटाई तभी होती है जब ह्यूमन्स नीड को पूरा करने के लिए उस जमीन को, जो कि वनों द्वारा डोमिनेट होती है, किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने डिफोरेस्टेशन को कुछ इस तरह परिभाषित किया है: जब जंगल की भूमि दूसरे कार्यों के लिए उपयोग की जाने लगे या किसी फॉरेस्ट कवर एरिया में लंबे समय के लिए 10% की कमी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। दुनिया भर में जंगलों को कृषि, लॉगिंग, माइनिंग और लार्ज स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तेजी से काटा जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA का समर्थन किया, जिसने 1990 से 2015 तक ग्लोबल फॉरेस्ट कवर में 3.16% की गिरावट दर्ज की और प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट कवर टोटल 30.6% है, जबकि 1990 में यह 31.6% था। जिस दर से फॉरेस्ट कवर एरिया में गिरावट आ रही है, वह फ्यूचर में एक डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया। एक अनुमान के अनुसार हर साल 18.7 मिलियन एकड़ के नुकसान के साथ यह क्लियर है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर फ्यूचर की बढ़ती मांग निश्चित रूप से नेशंस के बीच कंपटीशन का कारण बनेगी। 2016 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया गया कि ग्लोबल फॉरेस्ट कवर 73.4 मिलियन एकड़ नष्ट हो चुके हैं। इस एसेंशियल और सेल्फ सस्टेनिंग रिसोर्सेज का ऐसा विनाश 1992 में रियो अर्थ समिट के ब्रंटलैंड रिपोर्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन की हालत की पोल खोल देती है। और यह बहुत ज़रूरी है कि जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। हालांकि हम बहुत से महत्वपूर्ण भाग पहले ही खो चुके हैं। जंगलों का महत्व समझना आसान है, बट उनको गिनना मुश्किल है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फॉरेस्ट वैल्यू 3 तरह की होती हैं। एक तो हो गई यूज़ वैल्यू, दूसरी नो यूज़ वैल्यू और तीसरी होती है ऑप्शनल वैल्यू। यूज़ वैल्यू में हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं यूज़ वैल्यू को। एक होता है डायरेक्ट यूज, एक होता है इनडायरेक्ट यूज। डायरेक्ट यूज में एक्सट्रैक्टिव यूज, जैसे कि पेड़ों की लकड़ियाँ हो गई, उनसे प्राप्त होने वाले फूड्स, फ्रूट्स और भी बहुत सी चीज़ें। और नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज़ में ग्रीनरी एरिया जैसे माउंटेन और समुद्र के किनारे बीच वगैरह, जिसको टूरिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी चीज़ को रिक्रिएशन या उसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए हम पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नो यूज़ वैल्यू में हम वर्तमान जंगलों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक हेरिटेज की तरह बरकरार रखते हैं, पर यह इकोसेंट्रिक व्यू है जो कि करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑप्शनल वैल्यू में कई तरह की बातें आ जाती हैं, जैसे कि पहली तो सबसे मेन बात ये हो गई कि फॉरेस्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन तेज़ी से ख़त्म होते हैं। इन कार्बन को फॉरेस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेते हैं। दूसरा हो गया CO2 को ऑब्जर्व करके फूड बनाते हैं। अगर जंगल इसी तरह कटेंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होगा। डिफोरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जंगलों की वैल्यू और फंक्शंस बहुत ही अधिक और डाइवर्स हैं। इसी तरह जंगलों की कटाई का इम्पैक्ट ग्लोबल है
और पूरे फॉरेस्ट कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। जंगल पर डिजर्टिफिकेशन के ट्रू इम्पैक्ट को समझने के लिए मेन प्रॉब्लम अपर्याप्त और इम्प्रेसिव डेटा की कमी है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का इफेक्ट ग्लोबल है, लेकिन मैकेनिज्म की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए माइक्रो क्लाइमेट, रीजनल क्लाइमेट और ग्लोबल क्लाइमेट पर इसके इफेक्ट का आकलन करना जरूरी है। डिफोरेस्टेशन के साथ एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी और मास बैलेंस सरफेस एनर्जी में चेंजेस के कारण लोकल एंड ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो भूमि जो कि फॉरेस्ट कवरलैंड हैं, उनको साफ करके उनको किसी अन्य तरह से इस्तेमाल करने के कारण हाइड्रोमीटियोलॉजी, ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे अधिक वार्मिंग होती है क्योंकि CO2 इंफ्रारेड रेडिएशन को आसानी से एब्जॉर्ब करती है। फॉरेस्ट कवर और वनस्पतियों को साफ करने से रीजन के एल्बेडो में वृद्धि होती है क्योंकि नंगी मिट्टी वनस्पतियों की तुलना में अधिक सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट करती है, जो कि फिर से रीजनल रेडिएशन फ्लक्स को बदलने का फैक्टर है। उष्णकटिबंध में डिफोरेस्टेशन के कारण एटमॉस्फेयर में CO2 की अनुमानित मात्रा लगभग 2 बिलियन टन है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वनों की कटाई के कारण CO2 इमिशंस मानव जनित उत्सर्जन के कारण वातावरण में छोड़ी गई CO2 के लगभग 25% के बराबर होती है। जलवायु में होने वाले बदलाव कहीं न कहीं फॉरेस्ट कवर एरिया से कोरिलेट करता है। आगे की रिसर्च साफ तौर पर उन मैकेनिज्म और रास्तों को डिफाइन कर सकते हैं जिनके द्वारा ये बदलाव आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजी एंड सोल क्वालिटी। ग्लोबल वाटर साइकिल वर्षा की मात्रा और वितरण पर निर्भर करता है, जिसके लिए इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में से वाष्पीकरण एक है। क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर पीने के पानी, मछली पालन और जलीय आवास, बाढ़ और सूखों की घटना, गाद बढ़ने के कारण डैम की लाइफ और जलीय पुअर इरिगेशन सिस्टम और क्रॉप यील्ड के कारण एग्रीकल्चर पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। यह याद रखना चाहिए, जंगलों की सुरक्षात्मक रोल के कारण ही शहरों के वाटर रिसोर्सेज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वाटर सेट को बनाए रखने में जंगल इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इरोजन के कारण नदी के तलों में गाद जमा हो जाती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और इनसे बाढ़ का खतरा बढ़ने लगता है। डिफोरेस्टेशन के कारण यहाँ मुख्यतः 2 प्रभाव हैं जिसकी वजह से बाढ़ की संभावना बढ़ती है। पहली है ट्री फाउंटेन इफेक्ट को कम करना, यानी पौधों द्वारा इंटरसेप्शन एंड नमी को सोखना बंद हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन के कारण मिट्टी द्वारा नमी ग्रहण करने की कैपेसिटी घट जाएगी, जिससे अधिक अपवाह और इरोजन होगा। दूसरा है मिट्टी के कॉम्पैक्शन और खराब मिट्टी के स्ट्रक्चर के प्रोसेस से जो वेजिटेशन कवर या वनस्पतिक कवर के बिना मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। डिफोरेस्टेशन के कारण मिट्टी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। स्लैश्ड एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जंगलों का एक एरिया ही साफ हो जाता है और हाई सोलर इंसुलेशन एंड हैवी रेन नंगी मिट्टी पर डायरेक्ट पड़ती है। फॉरेस्ट कवर और कार्बनिक मैटर
मिट्टी के उपजाऊ होने के लिए जरूरी होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रोडक्टिविटी लंबे समय के लिए घट जाती है। ऐसी सिचुएशन के लिए स्लोप्स और ट्रेन एरिया ज़्यादा वनरेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म इरोजन के कारण यहाँ छिछली नालियाँ बन जाती हैं। कम वेजिटेशन कवर वाले ढलानों में खेती और जुताई क्षारण या इरोजन का एक प्रमुख कारण बनता है। वनस्पतियों के अवशेष से बारिश के मौसम में मिट्टी की सतह पर बहाव कम होता है और मिट्टी के कटाव को रोक सकती हैं। वनस्पतियों के अवशेष बारिश के मौसम में मिट्टी के सरफेस बहाव को कम करती हैं और मिट्टी के कटाव को रोक सकती हैं। मिट्टी की उत्पादकता और सरफेस एंड अंडरग्राउंड दोनों स्रोतों से प्राप्त वाटर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जंगल और वनस्पति आवरण को बनाए रखना आवश्यक है। इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत रिच हैं। ये अपने अंदर विशाल जीन पूल को बचाए रखते हैं। अधिकांश स्पीसीज उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती हैं। सभी ज्ञात स्पीसीज में से 2/3 और 10,000 स्पीसीज में से 65% को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इंडेंजर्ड घोषित किया है। बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट एसेट की तरह सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यूटिलाइजेशन के कंजर्वेशन के लिए यह ज़रूरी है। WHO के अनुसार ट्रेडिशनल लोगों में 80% लोग ट्रेडिशनल दवाओं के लिए लोकल बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट हैं। बायोडाइवर्सिटी में कमी सीधे तौर पर उनके हेल्थ केयर और वेल-बीइंग को ख़त्म कर देगी। डिफॉरेस्टेशन का नोटिसेबल इफेक्ट ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। जंगलों के घटने की वजह से कई स्पीसीज के हैबिटेट में कमी आ गई है, जिसके कारण वह जानवर ह्यूमन वेलफेयर में आने को मजबूर हो गए हैं। जानवरों को मारने और हत्या करने के मामले बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न किनारा हिमालय बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। पिछले दशक में इस एरिया में भारी विखंडन हुआ है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल क्रॉप, ह्यूमन और एलिफेंट दोनों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहाँ प्रति साल 20 हाथियाँ और 50 लोग मारे जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हिमालय में इसी दर से पेड़ों की कटाई जारी रही तो 2100 तक 10% डेंस कवर एरिया ही बचेगा। इसकी वजह से 366 स्थानीय प्लांट्स और 35 स्थानीय वनस्पतियां का महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। रीजनल एंड लोकल इम्पोर्टेंस के बावजूद बायोडाइवर्सिटी के नुकसान ग्लोबल कंसर्न का विषय है। वनों के संरक्षण में वृद्धि होने पर निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है और वन भूमि को कृषि या अन्य किसी ज़रूरत के लिए उपयोग करने से भविष्य में बायोडाइवर्सिटी पर गहरा नुकसान हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। वर्ल्ड इकोनॉमी में टिम्बर प्रोडक्शन और दूसरे वन उत्पादों के रूप में योगदान देते हैं। जंगल विभिन्न प्रकार से कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री सर्विसेज में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक्स के रूप में वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन करते हैं। उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट कवर का एनुअली नुकसान $45 बिलियन हो सकता है। जंगलों के विनाश से इनसे प्राप्त होने वाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ भी समाप्त हो जाते हैं। डायरेक्ट लाभ में एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो गए और इनडायरेक्ट में बायोडाइवर्सिटी, सोल, वाटर,
इन सबको जो भी लाभ होता है जंगलों की वजह से, वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। साथ ही CO2 की कंसंट्रेशन, बाढ़ का खतरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के करीब अनधिकृत सेटलमेंट्स के कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का चांस और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के पास रहने वाले लोगों को हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई के कारण इसका सोशल प्रभाव लॉन्ग टर्म होता है। डिफोरेस्टेशन के कारण इसका सोशल प्रभाव लंबे समय तक होता है। इंडिजिनियस कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इससे उनकी ट्रेडिशन एंड कल्चर में बदलाव आ जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज के हाउस होल्ड सर्वे की एक स्टडी के अनुसार लोकल कम्युनिटी के सबसे गरीब लोग जीवन जीने के लिए ज़रूरत की 30% उपज जंगलों से प्राप्त करते हैं, जो कि कृषि से प्राप्त होने वाली उपज से ज़्यादा थी। जंगल रूरल एरियाज में क्राइसिस के टाइम पर एक सेफ्टी नेट के रूप में भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। डिफोरेस्टेशन के कारण जंगलों द्वारा प्रोवाइड कई तरह की इकोलॉजिकल सर्विसेज खत्म हो गई हैं, जिसके कारण इन सर्विसेज पर डिपेंडेंट लोकल कम्युनिटीज़ के डेली ज़रूरतों पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। फॉरेस्ट रिसोर्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए इंक्लूसिव अप्रोच एक ज़रूरी विचार है, जो इकोनॉमी को सोसाइटी का एक समूह मानता है, जो अपने आप में इन्वायरमेंट का एक उपसमूह है। इस तरह के विचार लगातार घटते फॉरेस्ट कवर और इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंत। वेट फॉर सेकंड पार्ट। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।